हेलो डियर स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं एहसन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी, आपके लिए फिर से एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम ओब्लिक ओव्यूल, गुरु बीजाणुधानी की संरचना, बीजांड की संरचना आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जो भी मेल गेमिटोफाइट है, माइक्रोस्पोर है, और उस माइक्रोस्पोर या जो लघु बीजाणु है उसकी संरचना, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के बारे में। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गाइनोइसियम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाइनोइसियम या जायांग कैसी संरचना होती है, इसके बारे में अगर हम यहां देखें तो देखो, जायांग मादा जनन अंग माना गया है पुष्प का, और इस मादा जनन अंग में जो पार्ट शामिल हैं, 3 प्रमुख पार्ट शामिल है इसके। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग माना गया है, सबसे ये जो ऊपर वाला भाग होता है, द्विपालित संरचना जो मानी गई है, इस द्विपालित संरचना को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है, यह पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करती है, या यूं कहें अपन कि पराग कणों को ग्रहण करती है। एक्सेप्टर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा ये पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करती है, और जब परागकण इस पर आ जाते हैं तब उसको ये न्यूट्रिएंट मटेरियल देकर के उसको जर्मिनेट भी करवाती है। फिर इससे अगली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका एक नलिका नुमा संरचना होती है। वर्तिका एक द्विपालित संरचना है, ऊपर से चपटी होती है, जबकि वर्तिका एक नलिका नुमा संरचना होती है, स्टाइल। और इसका काम होता है पोलन ट्यूब को वर्तिकाग्र से ओवेरी के अंदर पहुंचाना। यानी इसका काम क्या है? पराग नली या पराग नलिका, पराग नली को स्टिग्मा से कहां पहुंचा देना? ओवेरी में पहुंचा देना, ठीक है। इसका काम होता है। थर्ड जो इसका जायांग का सबसे अंतिम जो फूला हुआ भाग माना गया है, इस फूले हुए भाग को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय, ओवेरी, अंडाशय या ओवेरी। और अंडाशय या ओवेरी के अंदर होते हैं बीजांड, विशेष अंडक पाए जाते हैं, उन अंडकों में बीजांड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें प्रोसेस होता है निषेचन। सामान्यतः एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें द्विनिषेचन प्रोसेस होता है, और इसी के अंदर भ्रूण का परिवर्धन होता है। भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और आफ्टर निषेचन जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसी दौरान इसमें भ्रूणपोष बनता है। यानी इसी पार्ट के अंदर क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। इसी पार्ट में भ्रूणपोष बनता है, इसी पार्ट में भ्रूण का परिवर्धन होता है, इसी पार्ट में निषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन होता है। और ये अंडाशय निषेचन के बाद सामान्यतः बदल जाता है फल में। किसे बदल जाता है? फ्रूट के अंदर बदल जाता है। और ऐसे सभी फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवेरी से होता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स, वास्तविक फल बोलते हैं। इस ओवेरी वाले जो फूला हुआ अंतिम भाग होता है गाइनोइसियम का,
इस ओवेरी वाले भाग के अंदर होता है अंडक, ठीक है, इसके अंदर होते हैं अंडक। जैसे मान लो ये त्रिअंडपी बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया, त्रिअंडपी। और इस अंडकों के अंदर क्या लगे होते हैं, यहां लगे होते हैं बीजांड। यहां क्या लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं। ये इस प्रकार से बीजांड लगे होते हैं, ठीक है। यानी ये त्रिअंडपी अंडाशय हो गया और इसके अंदर बीजांड लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम अंडक कार्पल। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर ये लगी हुई है, ठीक है, जो मतलब फ्यूनिकुलस या बीजांड रिंग से लगी होती है, इसको बोलते हैं बीजांड ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी ओव्यूल, ये लगे होते हैं। सामान्यतः है हम बात करें, ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला जो फैला हुआ भाग है जिसमें अंडाशय तो थैलेमस या पुष्पासन होता है, ये सब चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। थैलेमस, ये चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। तो कुछ पादपों में जो अंडक होते हैं उनकी संख्या एक होती है, जैसे मटर का पुष्प। अब मटर के पुष्प में अगर मान लो हमने ओवेरी बनाई, इस प्रकार से ओवेरी बनाई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एकांडपी अंडाशय पाया जाता है। यानी इस प्रकार से अंडक बीजांड लगा होता है, ये एकांडपी है। मटर के पुष्प जो होते हैं वो मोनोकार्पस होते हैं, एकांडपी होते हैं, एकांडपी मटर के पुष्प। जबकि यानी जिनमें अंडक की संख्या एक है वो एकांडपी, मोनोकार्पस जैसे मटर, ठीक है। अब जिसमें अंडक की संख्या एक से ज्यादा हो, भाई दो है, तो द्विअंडपी, जैसे सरसों का, इस सरसों का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, सरसों का पुष्प जो होता है वो कैसा होता है, द्विअंडपी होता है, द्विअंडपी, ठीक है। फिर अगर बात करें कमल है या फिर रोजेसी कुल के जो पादप होते हैं, रोजेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, वे क्या होते हैं, वे होते हैं बहुअंडपी। क्या होते हैं, बहुअंडपी या पॉलीकार्पस होते हैं, बहुअंडपी या पॉलीकार्पस होते हैं। तो अंडकों की संख्या पर डिपेंड करता है। अंडक अगर एक है तो उसको एकांडपी, एक से ज्यादा है, दो है सरसों के अंदर तो द्विअंडपी। कमल या रोजेसी कुल के जितने प्लांट्स होते हैं उन सब के अंदर ये बहुअंडपी। फिर बात आती है कि अगर अंडक जो कार्पल्स ये बनाए हैं, अगर ये मान लो अलग अलग हैं सब, जैसे मान लो यहाँ तो सबको एक साथ बना दिया, तो अगर मान लो कार्पल्स या अंडक आपस में जुड़े होते हैं, कार्पल्स अगर संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन सिनकार्पस या संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी बोलते हैं। और अगर ये मान लो अलग अलग होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, ये अलग हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, और ये इससे ऐसे अलग हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे अलग हो जाता है इससे, ठीक है, तब इसको बोलते, यानी अगर कार्पल्स या अंडक क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, या यूं कहें कि अलग अलग हो, तब उसको बोलते हैं वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी या पृथकअंडपी, पृथकअंडपी या वियुक्तांडपी। ये इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हम गुरु बीजाणुधानी की या बीजांड की संरचना पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसमें। साथ ही अगर हम बात करें तो वियुक्तांडपी या संयुक्तांडपी क्या होते हैं, एकांडपी क्या होता है, बहुअंडपी क्या होता है, द्विअंडपी क्या होता है, फल किससे बनता है, अंडाशय से बनता है, ऐसे फल क्या होते हैं, सत्य फल होते हैं। और जो अंडाशय के अलावा किसी भाग से बन जाए तो उसको हम बोलेंगे असत्य फल या स्यूडो फ्रूट, स्यूडो फॉल्स फ्रूट बोल दो या स्यूडो फ्रूट बोल दो, जैसे सेब, एप्पल या फिर नाशपाती, पीयर, ये सब क्या होते हैं, स्यूडो फ्रूट्स होते हैं। इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, अंडाशय के अलावा किसी भाग से होता है, पुष्प के किसी भाग से होता है। जैसे मान लो जायांग वाले भाग से पुष्पासन ने बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फ्रूट, या फिर उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ये इसकी मेन बेसिक बातें थी। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। देखो गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना, जैसे
अपन नर जननांगों के बारे में बात की थी, तो हमने बात की थी लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। आज हम बात करेंगे गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड क्या है? तो देखो, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड जो होता है, ये ऐसी स्ट्रक्चर या प्रमुख स्ट्रक्चर मानी गई है जो कि अंडाशय के अंदर स्थित होती है। अंडाशय के अंदर स्थित होती है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो इस प्रकार से, जैसे इसमें सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, ये है इसकी प्रमुख संरचना, ठीक है। मुख्य मध्य जो संरचना होती है ये है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये हो गया द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका, ये सहायक कोशिकाएं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे। ये है एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश से जुड़ा हुआ ये हो गया इसका आंतरिक अध्यावरण, ये हो गया इसका बाहरी अध्यावरण, ये हो गया इसका बाहरी अध्यावरण। और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दी हमने, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं। अब ये देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले ये जो बीजांड है, ये बीजांड अंडक से जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है, भाई अंडक के अंदर, ठीक है, होता है बीजांड। जैसे मान लो मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो ओवेरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ओवेरी वाले पार्ट के अंदर ये मान लो मैं कह रहा हूं कि ये अंडक बने हुए हैं, एक से ज्यादा बने हुए हैं, 3 बना दिए, ठीक है। अब यहां पर जुड़ा हुआ बीजांड, यहां पर जुड़े हुए बीजांड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये है। इसको सामान्यतः, इसका जो डायग्राम होता है ये सामान्यतः इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने ऐसा बनाया है ताकि स्टूडेंट्स के समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखो, जो बीजांड जुड़ा होता है ना यहाँ अंडक में जिस संरचना से, उस संरचना को बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इस संरचना को? प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा या अपरा। यानी बीजांड, गुरु बीजाणुधानी जिस संरचना द्वारा अंडक के अंदर जुड़ी होती है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? बीजांड, सॉरी प्लेसेंटा। बीजांड का जो भाग, बीजांड का जो भाग इस प्लेसेंटा से जुड़ा है, एक छोटा वृत्तनुमा संरचना जो होती है, इसको बोलते हैं बीजांड वृत्त। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड वृत्त बोलते हैं, यानी फ्यूनिक्यूलस, फ्यूनिक्यूलस, बीजांड वृत्त या फ्यूनिक्यूलस। अब देखो नेक्स्ट, ये बीजांड वृत्त एक छोटी वृत्तनुमा संरचना होती है, और ये छोटी वृत्तनुमा संरचना प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इस वृत्तनुमा संरचना का जो भाग इस गुरु बीजाणुधानी से जुड़ा होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका या हाइलम। क्या बोलते हैं? नाभिका या हाइलम बोलते हैं, हाइलम, नाभिका या हाइलम बोलते हैं, ठीक है, नाभिका या हाइलम। यानी बीजांड वृत्त एक वृत्तनुमा संरचना है जो प्लेसेंटा से जुड़ी है, और ये बीजांड वृत्त गुरु बीजाणुधानी या बीजांड से जिस स्ट्रक्चर या जहां से जुड़ा होता है, जहां से जुड़ा होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका बोलते हैं, ठीक है। इसका काम यही होता है कि इसको जोड़े रखता है, प्लेसेंटा से जो गुरु बीजाणुधानी या बीजांड है उसको जोड़े रखता है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें देखो, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, यानी बाह्य अध्यावरण जो होता है, साथ साथ सुनते जाना, आउटर इंटेजुमेंट, बाह्य अध्यावरण,
आउटर इंटेजुमेंट। ये बाह्य अध्यावरण, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है बीजांड को सुरक्षा देना, यानी ये बीजांड में या गुरु बीजाणुधानी के अंदर प्रमुख संरक्षी संरचना होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है बीजांड को। इसके ठीक अंदर वाला जो अध्यावरण होता है इसको बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण या अंतः अध्यावरण। क्या बोलते हैं इसको? अंतः अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण, यानी इनर इंटेजुमेंट बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। ये अध्यावरण जो होते हैं, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, ये निषेचन के बाद में देखो बीजांड क्या बनाता है, जैसे मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अंडाशय क्या बनाता है, तो अंडाशय बदल जाता है निषेचन के बाद में फल में, ठीक है। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड ओव्यूल बीजांड, ओव्यूल या बीजांड चेंज इनटू सीड या बीज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यानी ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। अब बात आती है कि बीजांड के अंदर हम जानते हैं बीजांड बीज बनाएगा निषेचन के बाद, तो ये बाह्य अध्यावरण क्या बनाएगा? ये बीज का बाहरी आवरण बनाता है। क्या बनाता है? ये बीज का बाहरी आवरण। यहां ध्यान देता हूं, बीज का बाहरी आवरण बनाता है और उसको बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं उसको? टेस्टा बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, टेस्टा बीज का बाहरी आवरण, या इसको बाह्य बीज चोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? बाह्य बीज चोल। टेस्टा बाहरी अध्यावरण बनाता है जो कि बीजांड का प्रमुख सुरक्षात्मक आवरण माना गया है। अंतः अध्यावरण क्या बनाएगा? ये भी बीज का आवरण बनाएगा, लेकिन ये बीज का कौन सा आवरण बनाएगा? ये बनाता है टेगमेन। कौन सा बनाता है? टेगमेन। अलग पेन से लिख देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है बाह्य अध्यावरण, ये तो निषेचन के बाद बदल जाता है टेस्टा में, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है आंतरिक अध्यावरण, ये बदल जाती है निषेचन के बाद में टेगमेन में, ठीक है। टेस्टा तो होता है बाहरी बीजचोल और टेगमेन होता है अंतः बीजचोल। तो ये दोनों ही अध्यावरण जो होते हैं सामान्यतः ये बीजांड से बीज बनेगा तो बीज के आवरण बना देते हैं, जैसे यहाँ पर इसका आवरण बना रखा है वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि कुछ पादपों में, सामान्य एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ऐसा ही होता है, दो बीज अध्यावरण मिलते हैं। सामान्य एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर दो अध्यावरण मिलते हैं, परंतु अगर हम बात करें, जैसे बात करें अपन अरंडी कैस्टर, यानी कैस्टर या फिर लीची की बात कर ले, लीची इनके अंदर तीसरा अध्यावरण और होता है। इनमें क्या होता है? इनमें तीसरा अध्यावरण और होता है, ध्यान रखना इस चीज को। इनमें तीसरा अध्यावरण पाया जाता है, तृतीय अध्यावरण, यानी थर्ड इंटेजुमेंट प्रेजेंट होता है इनमें। थर्ड इंटेजुमेंट भी प्रेजेंट होता है, तृतीय अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है। यानी अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर तो दो अध्यावरण होते हैं, परंतु अगर हम बात करें कि भाई कैस्टर है, लीची है, तो उसके अंदर तीसरा अध्यावरण और भी होता है, ठीक है। और सामान्यतः जो तीसरा अध्यावरण लीची के अंदर हम बात करें, लीची के अंदर, तो लीची के अंदर जो खाए जाने वाला भाग होता है, खाए जाने वाला भाग, लीची का जो खाया जाने वाला भाग होता है, उस भाग को बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं, ठीक है। और उस एरिल का फॉर्मेशन कौन करता है? उस एरिल का फॉर्मेशन ये तृतीय अध्यावरण ही करता है। उस एरिल का फॉर्मेशन कौन करता है? तृतीय अध्यावरण ही करता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। सामान्यतः ये स्ट्रक्चर सब जानते हैं, लेकिन अगर मान लो कुछ पादप है जैसे अरंडी है, कैस्टर, लीची है, उसके अंदर तीसरा अध्यावरण और भी होता है, और वो तीसरा अध्यावरण जो होता है वो लीची के अंदर खाए जाने वाले भाग एरिल का फॉर्मेशन करता है। तो लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तीसरा अध्यावरण।
अगर एरियल ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब तृतीय अध्यावरण की बात कर रहा है वो। ठीक है, देखो ये बातें हो गई। इसके बाद देखो इसके बाद अध्यावरण हो गए, ठीक है, बीजांड वृत्त हो गया, हाइलम हो गया, ठीक है, प्लेसेंटा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड में जो यहां स्ट्रक्चर हम देखें कि एम्ब्रियो सेक के ठीक नीचे की तरफ, भाई नीचे माने इन्वर्टेड है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को यहां वाले भाग को हम बोलते हैं निभाग, सॉरी बीजांड काय, बीजांड काय बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं, या इसको बोलते हैं न्यूशिलस, न्यूशिलस, बीजांड काय या न्यूशिलस। ये बीजांड काय या न्यूशिलस जो होता है, इसको यहां देख लेते हैं। ये बीजांड काय या न्यूशिलस की अगर हम बात करें तो न्यूशिलस जो होता है बीजांड काय, ये बीजांड का एक पेरेनकाइमेटिक सेल से बना हुआ भाग होता है। मैं कह दूं कि ये मृदुतकी कोशिकाओं से, मृदुतकी कोशिकाओं से बना भाग है, ठीक है, इसको मृदुतकी संरचना मानी गई है। पेरेनकाइमेटिक सेल्स से फोर्थ पार्ट बना गया है न्यूशिलस को, मृदुतकी कोशिकाओं से। और इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम होता है न्यूशिलस का कार्य। इस न्यूशिलस का कार्य होता है सामान्यतः एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश बिफोर द फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पहले एम्ब्रियो सैक सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म भ्रूणकोश को क्या कर देगा, पोषण देगा। यानी इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये पोषण प्रदान करने का काम करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। न्यूशिलस या बीजांड काय कौन मतलब किस प्रकार की संरचना है, तो आप बताएंगे कि ओव्यूल के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर सामान्यतः एम्ब्रियो सेक के ठीक नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है, मतलब ये इन्वर्टेड होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होती है, इसको समझने के लिए हमने सीधा बनाया है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो सेक के ठीक नीचे होता है न्यूशिलस, जो मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है, और इसकी सेल्स जो होती हैं ये न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। फिर यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, जो कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चुकंदर, बीट रूट, चुकंदर, या हम बात करें काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, जो चुकंदर है, काली मिर्च है, इनके अंदर जो बीजांड काय है ये नष्ट नहीं होता, निषेचन के बाद तो नष्ट होनी है इन संरचनाओं को। भाई निषेचन के बाद में बीजांड की जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो बीजांड वृत्त है, फाइलम वगैरह है, इंटेजुमेंट ये बनाएगी, टेस्टा टेगमेंट, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है ये भी नष्ट हो जाएगी, निभाग सॉरी बीजांड काय ये भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन चुकंदर और काली मिर्च के अंदर, चुकंदर और काली मिर्च के अंदर बीजांड काय बना रहता है, बीजांड काय या न्यूशिलस, बीजांड काय या न्यूशिलस बना रहता है, ठीक है, और उसको निषेचन के बाद इन दोनों पादपों में न्यूशिलस बना रहता है, नष्ट नहीं होता, ठीक है, बीज के चारों ओर प्रेजेंट होता है ये, और ये सामान्यतः मतलब पेरिस्पर्म, प्रीभ्रूणपोष का निर्माण करता है, सॉरी बीज के चारों ओर नहीं, पेरिस्पर्म या प्रीभ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम्स के अंदर, विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछा गया प्रश्न है कि पेरिस्पर्म बना होता है, ठीक है, अब पेरिस्पर्म बना है, अब एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष भ्रूणकोश से बनता है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेरिस्पर्म प्री भ्रूणपोष क्या चीज है, तो हो सकता है प्री भ्रूणपोष वही होगा, ठीक है, तो प्री भ्रूणपोष जो होता है वो न्यूशिलस से बना होता है, किन पादपों में, चुकंदर और काली मिर्च जैसे पादपों के अंदर ही मिलता है ये, ठीक है। बाकी अधिकांश पादपों में क्या होता है ये, मतलब निषेचन के बाद में नष्ट हो जाता है, अधिकांश जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर।
फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बाद में। न्यूक्लियस के बाद में देखो इसमें दो स्ट्रक्चर और भी हैं, ठीक है, जो प्रमुख स्ट्रक्चर मानी गई हैं। जैसे मान लो एक हम बात करें कि ये जो भाग है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल क्या है? तो आप बताएंगे माइक्रोपाइल जो होता है, माइक्रोपाइल जो होता है ना, यहां पर इंटेजुमेंट एब्सेंट होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जहां इंटेजुमेंट एब्सेंट है, ठीक है, जहां ओव्यूल में इंटेजुमेंट एब्सेंट है, उस भाग को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये माना गया है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ट्यूब आती है वर्तिकाग्र से, वर्तिका में होती हुई, तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो इसी भाग से मानी गई है, बीजांड द्वार वाले भाग से ही मानी गई है, माइक्रोपाइल वाले भाग से मानी गई है, ये ध्यान रखना आपको। फिर इसके बाद इस बीजांड द्वार के ठीक ऑपोजिट वाला पार्ट, यानी सबसे नीचे वाला भाग, समझ जाना, सबसे नीचे वाला भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं निभाग, निभाग या चैलेजा, निभाग या चैलेजा बोलते हैं, ठीक है। तो निभाग या चैलेजा, देखो कितने पार्ट हो गए इसके अंदर। इसके अंदर सामान्यतः पार्ट हम बात करें तो देखो, मतलब पहला हमने बात की थी यहाँ बीजांड वृंत, ठीक है, बीजांड वृंत नाभिका प्लेसेंटा इसी के अंतर्गत आ गए। फिर दूसरी हमने जो बात कर ली है वो है इंटेजुमेंट, इंटेजुमेंट या अध्यावनी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमने बात कर ली है बीजांड काय, चौथी हमने बात कर ली है बीजांड द्वार, पांचवी हमने बात कर ली है निभाग। निभाग कौन सा भाग होता है? ओव्यूल का सबसे नीचे वाला भाग होता है, बीजांड द्वार के ठीक ऑपोजिट वाला भाग होता है। फिर इसमें एक विशेष स्ट्रक्चर और रह जाती है, और उस विशेष स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस विशेष स्ट्रक्चर का नाम होता है भाई, ये विशेष स्ट्रक्चर है, इसको बोला गया है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश बोला गया है, यानी एम्ब्रियोसैक। क्या बोला गया है? एम्ब्रियोसैक। और ये छठी स्ट्रक्चर, इसमें ये छठी स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश इस बीजांड की सबसे प्रमुख संरचना होती है। आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर लें कि सबसे प्रमुख संरचना जो मानी गई है, ठीक है, अगर बीजांड की हम बात करें कि सबसे प्रमुख स्ट्रक्चर कौन सी होती है, सबसे प्रमुख संरचना कौन सी होती है, तो सबसे प्रमुख संरचना होती है इसकी भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक होती है, जो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रक युक्त होती है। कब कौन सी कंडीशन में इसमें 7 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होंगी वो भी चर्चा करेंगे हम, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो बीजांड की स्ट्रक्चर थी या बीजांड की संरचना जो थी, ठीक है, या गुरु बीजांडधारी की संरचना, ठीक है, इसके अंदर एनसीईआरटी बेसिस ये बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी बेसिस सारी बातें हैं, ठीक है। और साथ में हमने एरिल की बात कर ली है, पेरिस्पर्म की बात कर ली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी, ठीक है। और पोलन ट्यूब का जो एंट्री है वो कौन से भाग से होनी है, तो वो सब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यानी बाद में हम देखेंगे कि बीजांड के अंदर तो पोलन ट्यूब कैसे भी एंट्री कर जाती है, लेकिन एम्ब्रियोसेक वाले पार्ट में कहां से प्रवेश करेगी, तो माइक्रोपाइल वाले पार्ट से ही प्रवेश करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, सबसे प्रमुख संरचना ध्यान रखना है ये, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों बातें सेम सी हैं। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, सॉरी यहां गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन या यूं कहें अपन इसको मेगा
स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन क्या है? तो गुरु बीजाणु जनन का सीधा सीधा अर्थ है कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण। किसका निर्माण? गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु या यूं कहें अपन कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का निर्माण होना। अब देखो जो लघु बीजाणु जनन संरचना थी ना, जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, वो सेम प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस में भी होता है। ठीक है, वहां तो थी भाई जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां कौन सी होंगी? मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल कौन कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इन डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। फलस्वरूप क्या बनेंगे? मेगा स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेगा स्पोर्स बन जाते हैं, गुरु बीजाणु बन जाते हैं। और ये गुरु बीजाणु जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? ये भी लीनियर टेट्राड के अंदर होते हैं, इस प्रकार से लीनियर टेट्राड के अंदर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं ये भी लीनियर टेट्राड के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। अब लीनियर टेट्राड में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो क्या चारों गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। 4 में से बने कितने हैं? 4। और ये चारों गुरु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्या रहेगा? कार्यशील, एक ही फंक्शनल रहता है। बाकी 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक क्रियाशील ही शेष रहता है। ठीक है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं? 3 तो नष्ट हो जाते हैं। 3 तो क्या हो जाते हैं भाई? नष्ट हो जाते हैं। 3 गुरु बीजाणु जो गुरु बीजाणु बनते हैं मेगा स्पोर, वो तो नष्ट हो जाते हैं, एक ही रहता है फंक्शनल। अब बात आती है कि कौन सा फंक्शनल रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे नीट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं लीनियर टेट्राड में होते हैं, रेखीय चतुष्क के अंदर होते हैं। और इनके अंदर जो 4 गुरु बीजाणु माने गए हैं तो उनमें एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। और वो कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बीजाणु द्वार बनता है, बीजाणु द्वार जो बनता है, ठीक है, उस बीजाणु द्वार से जो दूरस्थ होता है, दूर की ओर, दूरस्थ गुरु बीजाणु जो बनता है ना, दूरस्थ गुरु बीजाणु, ठीक है, वो ही क्या होता है? सक्रिय होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी बीजाणु द्वार से जो दूर की ओर बनेगा, दूरस्थ गुरु बीजाणु जो होता है वो सक्रिय होता है। बाकी बीजाणु द्वार की ओर वाला गुरु बीजाणु, सेकंड वाला, थर्ड वाला क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट का मतलब ये है कि जो फंक्शनल रहता है मेगा स्पोर या यूं कहें ओव्यूल गुरु बीजाणु जो है, ठीक है, तो उसको क्या करता है? वो न्यूट्रिशन दे देते हैं। उनकी सेल जो होती है वो नष्ट होकर क्या करती हैं? पोषण प्रदान कर देती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है भाई, एक ही फंक्शनल ग्रुप जो मतलब फंक्शनल जो मेगा स्पोर है वो शेष रहता है, बाकी 3 नष्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को या इस डेवलपमेंट को क्या माना गया है? इसको माना गया है मोनोस्पोरिक। क्या माना गया है इसको? मोनोस्पोरिक, यानी एक बीजाणुज परिवर्धन माना गया है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट माना गया है इसमें। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी उसमें हमने ओव्यूल के बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली किया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम उसमें ओव्यूल की जो मेन स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो से, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही इस ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियल गुरु बीजाणु थानी जो है, इससे संबंधित हमने जो भी बातें की हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो अपने पास आए हैं, क्वेश्चंस निकल के आए हैं, ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे एरियल वाला हो, चाहे पेरिस्पर्म वाला हो, चाहे इनके फंक्शन की बात करें, ठीक है, और चाहे पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है, वो सब बातें हो, कहाँ